पिछले व्याख्यान में हमने फांसीवाद के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि फांसीवाद मूलतः वह विचारधारा है जिसे हम 20वीं शताब्दी की विचारधारा मानते हैं और जिसका जन्म दो महायुद्धों के दौरान यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली में हुआ। तो जर्मनी में ये अधिनायकवादी विचारधारा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में उभरी और इटली में ये बेनिटो मुसोलिनी द्वारा विकसित की गई। और फांसीवाद के बारे में कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो हम ये बात समझ में आई कि फांसीवाद मूलतः एक विवेक विरोधी विचारधारा है जो ये मानती है कि मनुष्य विवेक की तुलना में संवेग या भावनाओं से ज़्यादा संचालित होता है। यानी मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका विवेक नहीं है बल्कि संवेग या भावनाओं हैं। इसलिए फांसीवाद मूलतः विवेक की तुलना में संवेग और भावनाओं को बल देता है। इस रूप में ये एक विवेक विरोधी विचारधारा मानी जाती है। फांसीवाद का जो अगला लक्षण है वह सामाजिक डार्विनवाद है। चार्ल्स डार्विन ने 1959 में एक किताब लिखी थी जिसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जीवों की उत्पत्ति, और इसमें उन्होंने दो सिद्धांत दिए थे जिन्हें प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन जो कि एक जीव विज्ञानी थे, उन्होंने इस बात को अपनी किताब में स्पष्ट करने की कोशिश की कि अस्तित्व के लिए जीवों में संघर्ष होता है और जो सबसे बलशाली जीव होता है अंत में वही जीवित रहता है। तो चार्ल्स डार्विन ने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन और योग्यतम का संरक्षण सिद्धांत दिए, जिसमें ये बात मानी गई कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वही, जो शक्तिशाली जीव है वही जीवित रहेगा। अब ये धारणा जो मूलतः जीव विज्ञान की थी और चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई थी, ये धारणा सामाजिक विज्ञानों में भी आई और सामाजिक विज्ञानों में ये सामाजिक डार्विनवाद के रूप में जानी गई। सामाजिक डार्विनवाद के जो समर्थक थे वो ये मानने लगे कि जिस तरह जीवों में संघर्ष होता है उसी तरह मनुष्यों में भी संघर्ष होता है और जो सबसे शक्तिशाली समूह या व्यक्ति है वही जीवित बचेगा और ये प्रकृति का ही, प्राकृतिक न्याय का ही हिस्सा होगा। तो सामाजिक डार्विनवाद जब सामाजिक या आर्थिक विचारधाराओं में या राजनीतिक विचारधाराओं में आया और इसे फांसीवाद ने भी अपनाया। फांसीवाद ने ये इसलिए संघर्ष और हिंसा को, प्रतिस्पर्धा, मनुष्य के बीच में जो संघर्ष है और प्रतिस्पर्धा है उसको इसी रूप में ही न्यायोचित ठहराया कि जिस तरह प्राणी जीव जगत में अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है उसी तरह मनुष्य जगत में भी अस्तित्व के लिए अगर संघर्ष होता है तो ये कोई बुराई नहीं है। और इस रूप में अगर कमज़ोर लोग पीछे छूट जाते हैं या कमज़ोर लोग मर जाते हैं और शक्तिशाली की विजय होती है तो ये प्राकृतिक न्याय या प्राकृतिक जीवन के अनुकूल ही धारणा है। यद्यपि इस सामाजिक डार्विनवाद का काफ़ी विरोध किया गया है, लेकिन फांसीवाद ने इसी सार्वजनिक डार्विनवाद को अपनाते हुए इस चीज़ को पर बल देना शुरू किया कि संघर्ष और प्रतिस्पर्धा मानव जीवन का अनिवार्य तत्व है और मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर शक्तिशाली और संघर्षरत रहना चाहिए। इसलिए फांसीवाद युद्ध और हिंसा और आपसी संघर्ष को बड़ा महत्व देता है। मुसोलिनी ने ये बात कही थी कि पुरुषों के लिए युद्ध का वही स्थान है जो महिलाओं के लिए मातृत्व का है। तो इस रूप में अगर इस संघर्ष का जो नियम है कि शक्तिशाली लोग जीतेंगे और कमज़ोर लोग हार जाएंगे या कमज़ोर लोग सामाजिक जीवन में किनारे लग जाएंगे, ये कोई बुराई नहीं है। इस रूप में फांसीवाद ने संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को या युद्धों को महिमा मंडित करना शुरू किया और साथ ही साथ ये बताया कि केवल सामाजिक जीवन ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी संघर्ष या युद्ध एक अनिवार्य नियम है और इस नियमों का पालन करने के लिए
मनुष्य को निरंतर अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने की, मनुष्य या राष्ट्रों को निरंतर अपने लिए शक्तिशाली बनाए रखने की आवश्यकता है। और यदि हम इसी सार्वजनिक डार्विनवाद के और सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो नाजीवाद या फासीवाद इस स्तर पर आ जाता है कि वह ये मानता है कि मनुष्य में भी उस तरह की सर्वोत्तम जीवों को चयन करके उनके आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि श्रेष्ठतम जीवों की उत्पत्ति हो। इसलिए जर्मनी में तो 1929 और 1941 में यूजनिक्स नाम का प्रोग्राम चालू किया गया, जिसमें फिजिकली हैंडीकैप लोगों को स्टरलाइज यानी बिल्कुल उनको ख़त्म किया गया और मनुष्यों में भी श्रेष्ठतम ब्रीड या श्रेष्ठतम जीन्स की खोज करके उनके आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देने की बात कही गई। तो फासीवाद आगे चल के बायोलॉजी या जिसे कहते हैं जीव विज्ञान का बहुत और ख़ास तौर पे चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में वर्णित प्राकृतिक चयन या योग्यता के संरक्षण के सिद्धांत का बड़ा दुरुपयोग करता है कि वह ये मानता है कि कमज़ोर व्यक्तियों को पे ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि श्रेष्ठतम लोगों पर ही केंद्रित होनी चाहिए सारी राज्य की शक्ति। तो ये बात स्पष्ट है कि फासीवाद इस रूप में नस्लवाद का रूप ले लेता है। जैसे जर्मनी में भी ये हुआ कि एडोल्फ हिटलर ने ये बात कही कि जर्मन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है इसलिए उसे पूरे संसार पर राज करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो धारणा है सामाजिक डार्विनवाद की, जब सामाजिक क्षेत्र में आती है तो इसका नुकसान होता है कि हम समाज में हिंसा, युद्ध और प्रतिस्पर्धा को सही और जायज़ ठहराने लगते हैं और इस रूप में सामाजिक डार्विनवाद यानी चार्ल्स डार्विन ने जो जीव विज्ञान के संदर्भ में कहा गया उसका फासीवाद ने अपने अनुसार दुरुपयोग किया। अपनी हिंसा, अपने अधिनायकवाद को, अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों को सही ठहराने के लिए फासीवाद ने चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत का काफ़ी दुरुपयोग किया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सामाजिक जीवन में मनुष्यों का सामाजिक जीवन और प्राणियों का प्राकृतिक जगत में अंतर है। हम कमज़ोर लोगों को पीछे नहीं छोड़ देते बल्कि हम कमज़ोर लोगों को भी सामाजिक जीवन में मदद करके उन्हें बाकी लोगों को के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मानवीय समाज का अस्तित्व बना हुआ है कि हम लोग परस्पर एक दूसरे की सहायता और सहयोग से ही आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में ये नहीं होना चाहिए कि जो कमज़ोर हैं, जो हम बराबरी नहीं कर सकते, उनको पीछे छोड़ दिया जाए और खुद ताकतवर लोग ही आगे निकले। तो इस रूप में सामाजिक डार्विनवाद या डार्विन के उस सिद्धांत को मानव समाज पे उस रूप में लागू किया जाना कहीं भी उचित नहीं है और फासीवाद इस रूप में बहुत दुरुपयोग करता है चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताए गए सिद्धांत का।